साथियों नमस्कार। स्क्रीन पर जो आप केस देख रहे हैं ये एक्टिनोमाइकोसिस का है। तो क्या होती है एक्टिनोमाइकोसिस, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो एक्टिनोमाइकोसिस होती है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम रहता है एक्टिनोमाइसिस बोविस। उसके कारण ये जो डिसीज़ है वो होती है। अब यदि हम बात करें इस डिसीज़ में होता क्या है, तो इसमें जो हेड बोन्स रहती हैं, पर्टिकुलरली जो मैग्जिला और मैंडिबल रहती है, बेसिकली जो सेंट्रल मोलार टीथ रहता है उसके लेवल पे ये स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो हेड बोन्स मैंने आपको बताया मैग्जिला और मैंडिबल, वहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो बैक्टीरिया रहता है वो नॉर्मली एक जो एनिमल रहता है उसके मुंह में पाया जाता है। होता क्या है, अक्सर जब भी एनिमल चारा खाता है, कोई सा ऐसा नुकीला या फिर कटीला जो कुछ खा लेता है चारा, उससे क्या होता है अंदर जब जख्म लग जाता है तो उसके चलते ही ये इन्फेक्शन वहाँ पे सेट होता है। तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये जो सूजन है एक तरफ, जो कि बहुत हार्ड थी, और इसके अलावा ये जो है मैंने इसको पालपेट जब किया तो ये मूव नहीं कर रही थी। ये आपको डिनोट करता है कि ये कहीं ना कहीं लंपी जॉ की कंडीशन स्टार्ट हो गई है। बाद में ये जो स्वेलिंग रहती है इसमें क्या होने लगता है, वहाँ पे पस भरने लगता है कुछ कुछ अमाउंट में, और इसमें से क्या होता है जैसे कि मतलब शहद रहता है वैसा जो मटेरियल रहता है, फ्लूइड रहता है, वो वहाँ से बाहर आने लगता है। और जो इससे एसोसिएटेड दांत रहता है, उस दांत में जब जनरली ऐसी स्वेलिंग बनती है तो उस दांत में क्या होने लगता है, पेन होगा बहुत ज़्यादा। तो पेन के चलते क्या रहता है, कभी कभी एनिमल जो है खाना बिल्कुल रिफ्यूज़ करने लगता है, मतलब खाना एनिमल बंद कर देता है। और साथ में इसी के कारण ही उसमें जो है हाइपर सेलाइवेशन भी देखने को मिल सकता है। अब जब एनिमल कुछ भी खा नहीं पाता है तो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो चीज़ चबा नहीं पाता है, तो वो क्या रहता है, खाने की कोशिश करता है और सीधा सीधा निकलता है। तो इसके कारण क्या होता हो सकता है कि कई बार आपको ऐसे केसेस में डायरिया भी साथ में देखने को मिल जाता है। जो एनिमल खा रहा है बिल्कुल वैसा ही उसकी फीसिस से बाहर निकलता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। और कई बार आपको ऐसी कंडीशंस में ब्लोट देखने को मिलती है, वो भी क्रॉनिकली आपको ब्लोट देखने को मिलती है, मतलब पेट फूला हुआ लंबे टाइम तक उसमें ऐसा रहता है कि आज फूलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर फूलेगा। तो ये है जो क्रॉनिक ब्लोट का जो कंडीशन रहती है वो चलती जाती है। इसी के साथ में जो लिम्फ नोड्स रहती हैं, इसमें आपको जनरली बहुत कम ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे आपको लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। अब ये तो सब क्लिनिकल साइंस की हमने बात की। अब इसके बाद में आप इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जो फील्ड कंडीशन में है इन्हीं क्लिनिकल साइंस को देख के आप इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आप इसकी कंफर्म डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो जो भी डिस्चार्ज है उसमें से हमें पास को क्या करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है और उसको एग्जामिन करना पड़ता है। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेके। तो जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलता है, क्योंकि ये जो डिसीज़ है वो क्रोनिक कंडीशन बन जाती है। यदि जब स्मॉल साइज़ रहता है, जब ये जो आपको जो मांस मिलता है उसमें से कोई भी फ्लूइड नहीं डिस्चार्ज होता है, उस टाइम पे छोटा रहता है तो उसको सर्जिकली निकालना ही बेहतर रहता है। लेकिन जब ये जो है फूट जाता है और इसमें से डिस्चार्ज आने लगता है, उसके बाद इसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुमकिन है इलाज और नामुमकिन नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि ये जो इसमें क्या रहता है, बहुत अंदर तक एक कैविटी बन जाती है, फिस्चुला बन जाता है। उसमें क्या करना है, आपको जो कॉटन लेना है, कॉटन के या फिर आप जो गॉज बना के उसको टिंचर में, या फिर आप चाहें तो उसको जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक सॉल्यूशन बना के आप उसमें भर के अंदर रख सकते हैं। और साथ ही में इसके आपको जो है इसमें पोटेशियम आयोडाइड जो रहता है इसको भी एनिमल को देना होता है। पोटेशियम आयोडाइड का डोज इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें 6 से 10 ग्राम हमें पर डे के हिसाब से इसको देना होता है, और इसको जनरली हम 7 से 10 दिन तक देते हैं। इसको आप चाहें तो ओरली भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं। अगर आपके पास पोटेशियम आयोडाइड अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सोडियम आयोडाइड जो रहता है, ये हमेशा 1 ग्राम हमें पर 12 केजी बॉडी वेट के लिए यूज़ में लाया जाता है, और इसको हमें 10% सॉल्यूशन बना के इंट्रावीनसली इंजेक्ट करना पड़ता है। इसी के साथ में आपको इसमें स्टेप्टोपेनिसिलिन का जो इंजेक्शन आता है जिसमें स्टेप्टोमाइसिन रहता है, उसका इस्तेमाल अगर आप जो लीजन रहता है उसके जितना नज़दीक की मसल्स में करेंगे, इंट्रामस्कुलरली हमें इंजेक्ट करना होता है। जनरली इसमें हमें इसको हायर डोज पे इस्तेमाल करना होता है। आप चाहें तो इसको 5 ग्राम पर डे के हिसाब से भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं।
इसी के साथ में और बाकी की जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हमें फॉलो करना होता है, मतलब कि पेन जो रहता है उसको काउंटर करने के लिए हमें कोई सा एक अच्छा NSAID सिलेक्ट करना पड़ता है। और साथ में आप चाहें तो अगर नॉन लैक्टेटिंग एनिमल है तो आप इसमें डेक्सामेथासोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बाकी का मैंने ट्रीटमेंट बताया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका ये जो केस है वो मैनेज हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, और यदि आपको ये जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।